हेलो स्टूडेंट्स, एकलव्य एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो क्लास 10th में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिस बच्चे ने भी अभी तक बहुत गधा मस्ती कर लिया या पढ़ाई ढंग से नहीं करा, तो अभी भी मौका है इस पार्ट से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए भैया। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। यह है हमारे पाठ का नाम। पाठ मतलब अध्याय। दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए भैया, है लंबा नाम है इसका, तो इसको समझते हैं क्या है इसका मतलब। आपको यदि याद आ रहा होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ऐसा भी है भैया। ठीक है, बाद में युग्म भी लगा दिया गया है। अब मुझे बताइए, ये लंबा जो आपके पाठ का नाम दिख रहा है लंबा चौड़ा, तो यदि मैं इस युग्म को मिटा दूं, तो ये जो लिखा हुआ आपको जो मिल रहा है, इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो जिसको आ रहा होगा अच्छी बात है, जो होशियार बच्चा है। अधिकतर कमज़ोर बच्चे ही पढ़ते हैं ना भैया। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये जो आपको देख के जिसको याद तो नहीं आ रहा होगा, तो ये बता दूँ, ये आपने पहले भी पढ़ चुके हो 9th क्लास में। 9th क्लास में ये चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। तो 10th में ये आ गया और डबल से यहाँ पर युग्म भी लग चुका है। ठीक है, तो समझते हैं भैया इसका मतलब क्या है। दो चर यानी क्या होता है भैया? तो चर यानी समझता है आपको, वेरिएबल्स होता है x, y, z, a, b, c। मैं तो बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ चर अचर क्या होता है भाई। वाले तो सबको समझता है, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, वाले सबको समझता है। रैखिक मतलब पता होना चाहिए आप लोग को। रैखिक मतलब क्या होता है, हमने पिछले पार्ट में पढ़े, पिछले क्लास में भी पढ़े। रैखिक मतलब होता है बच्चों एक की घात। गणित में एक की घात को रैखिक बोलते हैं भैया। ठीक है, इसका मतलब ये मत निकालना कि 5 के ऊपर एक की घात है तो बोले 5 के ऊपर रैखिक की घात है, ऐसा मत बोलना। ठीक है, वो किसी चर के ऊपर जब एक की घात रहती तब उसको रैखिक बोलते हैं। ऐसे संख्याओं के ऊपर जब घात रहती है उसको रैखिक नहीं बोलते हैं। समीकरण क्या होता है बच्चों? जब कोई भी बीजीय व्यंजक को हम आजू बाजू लिख के बीच में बराबर का साइन लगा देते हैं। जैसे ये इधर एक व्यंजक लिखा है, इधर एक व्यंजक लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में एक संतुलन का चिन्ह लगा हुआ है बराबर, तो इस पूरे को बोलेंगे समीकरण। ठीक है, जब बराबर आ जाता है और आजू बाजू बीजीय व्यंजक होते हैं उसको समीकरण कहते हैं। सिंपल समझो, समीकरण है ना बराबर का निशान। ठीक है, और युग्म है ना, युग्म मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब कौन सा जोड़ा? कबूतर का जोड़ा, चप्पल का जोड़ा। आपने देखे होंगे चप्पल में 2 चप्पल होती है। आप जो चप्पल पहनते हो तो 2 चप्पल साथ में पहनते हो, एक चप्पल पहन के नहीं घूमने निकल जाते। 2 चप्पल पहनते हो ना, तो वो 2 चप्पल एक प्रकार से युग्म है, क्योंकि 2 चप्पल से मिलके एक चप्पल बनी है, एक चप्पल का जोड़ा बना है मेरे कहने का मतलब। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो 2 चीज़ साथ में रहती है उसको बोलते हैं युग्म। तो आपको युग्म यानी कि 2 समीकरण एक साथ भी मिलेंगे आपको। इस पार्ट में जितने भी गणित मिलेंगे तो आपको ऐसे गणित मिलेंगे, देखना। ऐसे 2 समीकरण साथ में मिले, एक पहला समीकरण दूसरा समीकरण, तो इसको बोलेंगे युग्म, क्योंकि 2 समीकरण साथ में आ गए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि पाठ का मतलब क्या है हमारे इसका। ठीक है, तो 2 यानी तो 2 होता है, यहाँ पे बता दिया कहता है। चर यानी कि x, y, z, तो x, y, z कितने आएंगे? 2। चर भी 2 ही आएंगे और समीकरण भी 2 ही होंगे। ठीक है, दो चर वाले 2 रैखिक समीकरण, ऐसा नाम होना था, लेकिन नहीं है, और कठिन लगता फिर तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलो, पाठ के जो हमने पढ़ लिए बहुत कुछ, आगे पढ़ते हैं भाई। अब इस पाठ में ध्यान से सुनिए। दो चर, अरे बार बार लिखना पड़ रहा है। देखिए, हमारे पाठ का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है बच्चों, इसका एक व्यापक रूप होता है। वो व्यापक रूप क्या होता है आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अब ये मत सोचना है व्यापक रूप पढ़ने से क्या मिल जाएगा भैया। इससे सवाल बने हुए हैं और सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपने पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद का भी एक व्यापक रूप था, ax² + bx + c।
अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसका भी एक व्यापक रूप है, ठीक है। एक द्विघात समीकरण आ गया वाला, उसका भी व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो तीनों के व्यापक रूप याद कर लेना। अभी तो एक ही लिखवाया हूँ, आज इसका लिखवा रहा हूँ, देख लो। का हो तो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या बोला मैंने? दो चर वाले रैखिक समीकरण, बस समीकरण, युग्म का नहीं है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अब सर युग्म भी आ गया, तो युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो इसके नीचे एक और चीज़ लिख दो, ये वाली चीज़, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये बन गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों तो सेम टू सेम दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है फोटो कॉपी करके लिख दिए। ये दिक्कत ना हो इसीलिए जो ABC है, ABC क्या होता है बच्चों? पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, ध्यान सुनो। ये जो आपको ABC आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये अब आप देखो कईयों के मन में सवाल ये आता है, सर आप बता तो रहे हो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, और यहाँ तो 1 2 3 4 5 चर आए, तो इसको तो 5 चर वाला रैखिक समीकरण बनना चाहिए। ऐसा यदि किसी के मन में आ रहा है तो गलत है बेटा। क्यों? यहाँ चर तो दो ही आए हैं, एक x और एक y, और जो ABC है वो दिख रहे हैं चर जैसे, लेकिन वो चर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये a, b और c जो है ये वास्तविक संख्या है। अब ये वास्तविक संख्या क्या होते हैं? और कई लोग डर गए, बोले क्या है ये? तो वास्तविक संख्या का मतलब कोई भी अंक है, कोई भी संख्या है, जैसे 5 10 15 20 कुछ भी हो सकता है। वास्तविक संख्या में कोई भी अंक हो सकता है, ऐसा सोच के चलो, ठीक है। तो ये ABC कोई चर नहीं है, कोई संख्या है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, अचर है एक प्रकार से, ठीक है भैया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये थे ABC। अब मैं क्या बता रहा था आप लोग को, ध्यान सुनो। यहाँ 5 चर नहीं आए हैं, 2 ही चर हैं, एक x और एक y, और ABC जो है वो क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब हमको बताना है इसका व्यापक रूप। तो मैं व्यापक रूप बताने के लिए थोड़ा सा माहौल बना लिया। अब आ गया इसका व्यापक रूप। यदि आपको लिखने आया तो क्या लिखना पड़ेगा? देखो, ठीक है, ये लिख दिया आपने, लेकिन ये तो युग्म है तो 2 2 लिखना पड़ेगा आपको। मैंने दूसरा भी लिख दिया। अब A1 B1 और C1, क्योंकि वो पहले नंबर की चप्पल है, या पहले नंबर का जोड़ा है, या पहले नंबर का कबूतर है, आपको जो बोलना है, तो 1 1 1 1 लिख दी। और ये दूसरे नंबर का तो यहाँ 2 2 और यहाँ 2 लिखना है। तो ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है बच्चों, ऐसा दिखता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अभी तक हमने क्या पढ़े कि हमारे पाठ में जो नाम लिखा है इसका मतलब क्या है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ये जो व्यापक रूप दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये बड़े काम की चीज़ है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाइए। इस पार्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, देख लो। मुझे को बताइए बच्चों, x प्लस वाई, या मैं सिंपल बोलूँ x प्लस 5 बराबर 3, इसको हल करो। तो आप ऐसे ही हल करोगे, x बराबर 3 माइनस 5, तो x बराबर क्या निकल के आ गया? माइनस का 2 निकल के आ गया। तो x का मान निकालना कितना आसान है। आपने ये 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हो, लेकिन इस बार तो आप 10वीं क्लास में आ गए हो, बहुत बड़े हो गए हो। तो यहाँ पर ऐसा सवाल नहीं आएगा, यहाँ पर ऐसा आएगा। अब लगाना है थोड़ा सा दिमाग। x और y को ऐसा जोड़ो कि 5 है। किसी के मन में आ रहा होगा सर x की जगह 1 लिख देते हैं, y की जगह 4 लिखते हैं, लो। तो इसका मतलब x का मान 1 है, y का मान 4 है, लो सर हल हो गया। तो लेकिन किसी और बच्चे का माथा ठनका और उसने x की जगह 2 लिख दिया, 4 की जगह 3 लिख दिया, लो सर वो बोल रहा है मेरा भी आंसर आ गया, लेकिन उसके x का मान 2 आया, y का मान 3 है। किसी और का माथा ठनका, उसने यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ 2 लिख दिया, किसी ने यहाँ 4, किसी ने यहाँ 1 लिख दिया, किसी ने मैं यहाँ पर 6, यहाँ पर -1। तो
आप देख पा रहे हो यहाँ तो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है, एक 10 - 5 ऐसा भी आ सकता है, एक आ सकता है -15 -10, ये भी आंसर आ सकता है। तो x और y के तो अनगिनत आंसर आ सकते हैं। फिर इस दुविधा से बचने के लिए देखो, इसके पहले जो मैंने समीकरण आपको दिया था, कहाँ गए रे, x + 5 = 3, तो इसका आंसर बड़े आसानी से निकल गया था ना बच्चों। 3 में से 5 गया, यानी 5 में से 3 गया 2, बड़ा 5 है तो माइनस निकल गया था ना। लेकिन यहाँ निकल पा रहा है क्या? नहीं निकल पा रहा है। यहाँ क्यों नहीं निकल पा रहा है? यहाँ इसलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 चर आ गए हैं और उन x और y जुड़ते ही नहीं। x और y को जोड़ के दिखा जा रहा है, x और y जुड़ते हैं कभी नहीं, x वाला x से जुड़ता है, y वाला y से जुड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, दुविधा ये है कि जब भी आपको देखो, यहाँ कितना चर था, इस पूरे समीकरण में कितने चर हैं? चर मतलब वेरिएबल कितने? एक ही है, x, ये तो गिनतियाँ हैं, अचर है। तो यहाँ पर कितने चर है? 1 और ये 2। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इस दुनिया में जितने समीकरण जितने चर होते हैं, उसको हल करने के लिए उतने ही समीकरण की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर कितने चर है? 2 चर है, तो हमको 2 समीकरण चाहिए। और यदि एक ही समीकरण लिखा हुआ है तो हल नहीं हो सकता, और होगा तो उसके अनंत अनेक हल निकल के आएंगे, हमको नहीं मालूम उनमें से कौन सा वाला सही है। ठीक है, तो यदि ऐसा समीकरण दिया हुआ तो हल नहीं होगा, आपको और कुछ लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, ऐसा मान लो मैंने कुछ लिख दिया। अब ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन चुका है। इसमें 2 चर है, दोनों में 2 चर है। ये मत बोलना 1 2 3 4 चर हो गए। 2 चर का मतलब ये x पहला चर, y दूसरा चर। ठीक है, तो 2 चर हो गए। और रैखिक मतलब सब के ऊपर 1 की घात है, 1 की घात को रैखिक बोलते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपको इस पार्ट में सीखना क्या है? आपको इस पार्ट में सीखना है कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे तो x और y का मान आप कैसे निकालोगे। तो इसको हल करने की बहुत सारी विधि है बच्चों। इसको हल करने की सबसे प्रसिद्ध विधि जो है वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि सबसे फेमस विधि है बच्चों, बच्चों की चहेती, फेवरेट। और एक होती प्रतिस्थापन विधि, एक ये होती है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो बच्चों की फेवरेट जो पूछा जाता है तो सबकी फेवरेट विलोपन होगी। देखना, प्रतिस्थापन बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी फेवरेट होती है। एक होती है आलेख विधि। आलेख विधि तो आपके कोर्स में फिलहाल 3 ही विधि है। आप पुरानी जब पुस्तक नहीं बदली थी, जब पुस्तक उठा के देखिए तो और एक विधि थी, एक वज्रगुणन विधि भी थी, एक परावर्त विधि भी थी, लेकिन अब वो हट चुकी है। बड़ी खुशी की बात है कि अब 3 ही विधि है और बच्चे इतने अलाल हो चुके हैं कि याली विधि को तो इग्नोर ही मार देते हैं, आलेख विधि को नहीं सीखते, इन दोनों को सीख जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ना अथवा में क्वेश्चन आने वाला है, तो अथवा में तो 3 में से 2 तो आएंगे ना, तो कोई 2 सीख जाते हैं और 1 नहीं बना तो 1 बन जाएगा फिर। तो ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पढ़ाऊँगा और आपको भी अच्छे से पढ़ना है आलेख विधि। ठीक है बच्चों, आलेख विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो अपन शुरू करते हैं आज विलोपन विधि से। ठीक है बच्चों, सवाल तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बना लेता हूँ। विलोपन विधि, अभी विलोपन विधि क्या होती है भैया? इंग्लिश में बोलते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, विलोपन विधि। चलिए भैया अब इसमें करते हैं। इसका नाम से आपको क्या लगता है बच्चों? इसके नाम से क्या लग रहा है? विलोपन विधि में होता क्या होगा? नाम से समझना, विलोपन, विलुप्त, समझ में आ रहा है? विलुप्त करना है किसी को, विलुप्त करना है मतलब गायब करना है, किडनैप करना है मत भूलना। विलुप्त करने का मतलब होता है उस चीज़ को ख़त्म कर देना, गायब, उसकी पूरी प्रजाति ही ख़त्म, उसको बोलते हैं विलुप्त। ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पर सवाल सोचने दो बच्चों को। पहले सवाल क्या लेंगे? एक मिनट बच्चों, सोच लेता हूँ मैं। एक मिनट बच्चों, सोच रहा हूँ मैं, सवाल बनाने टाइम तो लगता है ना।
ये है आपका सवाल। मान लीजिए ये सवाल है आपको, और सवाल में आपको बोला विलोपन विधि से हल कीजिए इसको। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए, तो विलोपन विधि में क्या करता है भैया, सबसे पहले वाले को देते हो समीकरण एक, वो मैं नहीं देता। एक काम करता हूँ बच्चों, मैं आप लोगों को पहले विधि सिखा देता हूँ, फिर इसकी जो विधि विधान चलते आ रही परंपरा, कैसे लिखना है समीकरण 1 और 2, मैं बाद में सिखाऊंगा। पहले हम आइडिया तो ले लेते हैं कि होता क्या है इस विधि में, उसको ले लेते हैं, फिर सीखेंगे। तो पहले सीख लेते हैं हम लोग। तो इस विधि का नाम क्या है? विलोपन विधि, यानी विलुप्त करना है किसी को, किसी को गायब कर देना है। तो गायब करना किसको है, क्यों करना है और कैसे करना है, वो सीखते हैं। एक काम करते हैं, मुझे बताइए x प्लस वाई जुड़ता है क्या? कभी नहीं जुड़ता है। लेकिन मैं बोलूँ y और y को जोड़ो तो जुड़ जाएगा ना। बस, तो हम एक काम करते हैं, या तो x को पूरा गायब कर दो, पूरा गायब, सिर्फ क्या बचेगा फिर आपके पास? y, इसको हल कर लेंगे। या तो फिर y को गायब कर दो, आपकी मर्जी, आपको किसी को भी गायब करना। तो एक काम करो, जो पहली बार सीख रहे हैं ना, जो बोल में बोलते हैं ना करते हो, सबसे पहले x को गायब कर देते हैं। x वाला गायब कर देंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गायब कैसे करना है वो सीखो। किसको गायब करना समझ में आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ गायब करते कैसे। देखो, मेरे को एक बात बताओ, -5 और -5 क्या होता है बच्चों? माइनस माइनस वाले तो प्लस हो जाते हैं सर। 5 और 5 10, बड़ा 5 तो ऋण। मैं बोलूँगा धन 5 और धन 5 कितना होता है, तो बोलोगे सर धन 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 होता है, प्लस 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 होता है, तो 5 और 5 10, और बड़े सिंह के सामने धन है धन। अब मैं आपसे बोलूँ -5 और +5 कितना होता है सर, तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 5 ये 0। इसका मतलब इन दोनों गायब हुए। यदि मैं 5 5 की जगह ऐसा भी लिख देता बच्चों कि 5x - 5x, तब भी तो 5x में से 5x दिया तो 0 आ जाता। तो एक और बात याद रखो, यदि कोई चीज़ यदि कोई सेम टू सेम संख्याएं हैं और एक का चिन्ह प्लस और एक का माइनस है, इसका मतलब वो घट जाएंगी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 10 में से 10 गया 0 हो जाएगा। आप चाहे तो मत काटो, यानी कि कोई भी चिन्ह अलग अलग रहे और संख्या सेम टू सेम रहे तो वो अंक तो कट जाता है ना। मैं यही बताना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को सेम टू सेम करके इसका चिन्ह बदल के काट देते हैं। थोड़ी बात थोड़ी बड़ी लगी होगी आप लोगों को, अभी आसान लगेगी। देखो, इन दोनों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर। क्या करेंगे, बराबर। ये 2x लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है 3x, क्या है बराबर है क्या बच्चों? नहीं है। तो एक काम करते हैं, 3 का गुणा किस में कर दो, 2 में, और 2 का गुणा किस में कर दो, 3 में। देखो बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस बनाना है। देखो मेरे को बताओ, ये मैंने लिखा 7 और ये लिखा मैंने 5। मैं चाहता हूँ ये दोनों बराबर हो जाए। अब 7 और 5 बराबर कैसे होगा, तो यदि हम 5 का गुणा इसमें कर दें और इसके 7 का गुणा इसमें कर दें, अब 7 पाने 35 और 5 साते भी 35 होता है, यानी इसका गुणा इधर इसका गुणा उधर, ऐसा वाला। तो भैया वो उन लोग हो जाते हैं बराबर। जैसे कि मेरे को पता 5 और 3 को बराबर करना है, तो 3 का गुणा इसमें कर दो और इसके 5 का गुणा इसमें कर दो। अब गुणा करके दिखाओ, 5 तिया 15 और 3 5 15। तो आ रहा है कि नहीं कुछ समझ में? बोल रहा हूँ 8 छंग 48 होता है, तो 6 8 भी तो 48 होगा ना। 5 दूनी 10 होता है, तो 2 पंचे भी 10 ही होगा ना। तो बराबर किसी को कैसे करना है, समझ में आया क्या आपको? इस 3 का गुणा उसमें कर दो और उसके 2 का गुणा इसमें कर दो, अदला बदली। इसमें 3 का गुणा मत कर देना, इसका इस 3 में कर दोगे, उसका 2 में कर दोगे, नहीं। ये 3 है तो उसमें 3 का करो, और वो 2 है तो इसमें 2 का करो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 3 का गुणा उधर सब में कर देते हैं। किसका गुणा करते हैं? 3 का। तो यहाँ पर लिख लो, और याद रखना 3 का गुणा यदि आप इसमें करोगे तो आपको सब में करना पड़ेगा 3 का गुणा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारा राज चल रहा है जिसमें चाहे किसी का गुणा कर दो। गणित का ये नियम है, यदि आप एक में 3 का गुणा कर रहे हो तो बाकी लोग जो देख रहे हैं उनको भी देना पड़ता है। फिर छोटे भाई बहन रोते हैं तो भैया एक रो रहा है लड्डू के लिए तो सबको देना पड़ता है, वैसा ही है। यदि 3 का गुणा आप इसमें करोगे तो इसमें भी देना है, फिर इसमें भी देना है। चलो, तो 3 का गुणा इसमें करो तो क्या आ जाएगा बच्चों? तो 3 दूनी 6x। ये 6 कैसे हो गया, समझ में आया क्या बच्चों? 3 का गुणा 2 में करें। अब इस 3 का गुणा इसमें भी करो तो इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 3 एकम 3y। आगे समझ में? 3 का 2 में करे 6, 3 का 1 में करे तो 3, y था तो y, और 3 का गुणा 5 में करे, 3 5 15। कई बच्चे 3 का इन दोनों में करते हैं, उसमें करते ही नहीं, बराबर के उधर वाले को संख्या नहीं समझते। ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो ये कैसे बना, फिर से बता दो, सॉरी। 3 का गुणा 2 में करे 6, 3 का गुणा 1 में करे 3 एकम 3, 3 का गुणा 5 में करे 15, यानी 3 का गुणा इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए और इसमें भी कर दिए। आगे की समझ में बच्चों? 3 का ही क्यों करें हमने?
क्योंकि इसके नीचे 3 था तो उधर 3 का करें। अब ऊपर वाले में हमने 3 का गुणा कर दी, इन सब में 3 का कर दी। अब जो नीचे वाला आपको दिख रहा है इसमें 3 का नहीं करना है, उसमें 2 का करना है। 3 का उसमें करे तो 2 का इसमें करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? चलो अब इसमें नीचे 2 का गुणा करो, तो 2 का 3 में करो, 2 तिया 6x, 2 का 2 में करो -4y, 2 का 1 में करो, 2 एकम 2 माइनस तो माइनस। देखो भैया अब आप देख रहे होंगे शुरू के जो 2 थे वो दोनों बराबर हो गए। देखो ये भी 6x हो गया, ये भी 6x हो गया। पहले 2x था और उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई वो 6x बन गया, 3x की भी प्लास्टिक सर्जरी हुई भी 6x बन गया। कैसे भी समझ में आया ना? इस 3 का गुणा जो सामने रहेगा ऊपर सब में कर दो, और ये जो 2 था इसका नीचे सब में कर दो, तो दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये लाइन समझ में आ गई। अब इसके बाद वाली लाइन समझ लेना, उसके बाद गणित में कुछ नहीं रखा है, फिर वो हलवा बन जाता है फिर। तो ये वाली लाइन समझ में आ गई क्या? 3 का गुणा सब में, 2 का गुणा नीचे सब में। चलो आगे आओ। अब आपको क्या काम करना है? यहाँ 6x के सामने कुछ नहीं मतलब क्या है बच्चों? धन। यहाँ 6x के सामने कुछ नहीं मतलब क्या है बच्चों? धन है। तो 6x के सामने भी धन है, इस 6x के सामने भी धन है। तो मैंने अभी आपको बताया था यदि मान लो 6 धन 6 को हम जोड़ेंगे तो ये तो धन धन प्लस 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 होता है, तो 12 हो जाएगा। फिर दोनों को हमको तो इसको विलुप्त करना है ना। ये जो चिथन करे हमने दोनों को बराबर इसलिए करे हैं ताकि वो कट जाए। 6 में से 6 गया 0, लेकिन हमने क्या दिक्कत पाए कि दोनों कट नहीं रहे तो जुड़ रहे हैं। तो हमने क्या काम करे, ये दोनों तभी कटेंगे जब इनके चिन्ह अलग अलग होंगे। क्या होंगे चिन्ह? अलग अलग। तो हमने काम करते हैं, मैंने क्या बताया 3 का गुणा सब में कर दिए थे ना, वैसे ही हम माइनस का गुणा सब में कर रहे हैं। थोड़ा कठिन लग रहा होगा, माइनस का गुणा करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। माइनस का जब किसी में गुणा किया जाता है तो आप गुणा करने मत बैठ जाना। अब छोटी सी बात याद रख लो, सबके चिन्ह बदल दो। यहाँ 6 के सामने क्या है? प्लस, 4 के सामने क्या है? माइनस, 2 के सामने क्या है? माइनस। तो जब इन सब में हमने किसका गुणा करें? माइनस का गुणा करें। किसका? माइनस का। तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कई लोग ऐसा लिखते हैं कि ऋण का गुणा करने पर, कई जगह पढ़ाया जाता है घटाने पर। ऐसा भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस आएगा और माइनस का फिर अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो करना है करो। आपको मैं बस इतना बता रहा हूँ, नीचे ऊपर वाले को हाथ मत लगाना। जो नीचे वाला समीकरण है बेटा उसके चिन्ह बदल देना। धन था तो ऋण, ऋण है तो धन, ऋण है तो धन। ये क्यों करे बच्चों हमने? ताकि 6x के सामने पहले धन था, अब इस 6x के सामने क्या आ गया है? ऋण। तो देखो इसके सामने प्लस है और इसके सामने ऋण है, तो ये कट गया। क्यों कट गया? देखो यहाँ 2 चिन्ह जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, तो जो नीचे वाला चिन्ह है वो उसका मेन चिन्ह है, क्योंकि हमने जब गुणा करे तो चिन्ह बदल गए हैं। ठीक है, आप चाहो तो उसको मत लिखो, इस पे ध्यान नहीं देना है, मैं ये बता रहा हूँ। अब वक्त बदल गया है, 6x के सामने ऋण आ चुका है, 4y के सामने धन आ चुका है और 2 के सामने धन आ चुका है, मैं ये बता रहा हूँ। तो देखो 6x के सामने धन था, 6 के सामने ऋण था, कट गया। जैसे मैंने बताया था ना, धन 6 और ऋण 6 0 होता है, वैसे ही ये धन 6x और माइनस 6x कट गया। अब यहाँ पर देखो 3y के सामने क्या है? प्लस, और यहाँ 4y के सामने क्या है? प्लस। इसको तो ध्यान ही मत देना, बता दे रहा हूँ, नीचे वाला चिन्ह मेन हो चुका है बच्चों। तो 3y के सामने धन है, 4y के सामने भी धन है, तो धन 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 यानी समझता है ना बच्चों, प्लस 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 होता है, तो इनको जोड़ दो, 3 और 4 7y। सबसे ज़्यादा बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो इसी लाइन पे करते हैं। है तो सरल, लेकिन चिन्ह किसका किसमें करना है, अरे क्या करना है, कन्फ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो 3y और 4y 7y बराबर, 15 के सामने भी धन है, 2 के सामने भी धन है, प्लस प्लस है, प्लस 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 होता है, 15 और 2 17। ठीक है, तो y बराबर, कुछ झोल हो गया लगता है मेरे को यार, 1 मिनट रुक जाओ। चलो थोड़ा सा बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सही, -3 कर दो उसको बस। तो -3 आएगा तो क्या होगा, फर्क का क्या पड़ेगा यहाँ पे। चलो वापस आ जाओ बच्चों, जहाँ सवाल रुका हुआ था वहीं पर हम। ठीक है ना बच्चों, फिर से देखो, दोनों धन धन से जुड़ गए, 3y और 4y 7y हो गया। अब इसको हल करो बच्चों, 15 के सामने क्या है? प्लस, और इसका माइनस का चिन्ह हमने बदल दिए, तो माइनस पे ध्यान मत देना। ठीक है, अब 15 और 6 कितना होता है बच्चों? 15 और 6 होता है अपना 21। तो y का मान कितना आ जाएगा? 21, और 7 गुणे में है तो भाग में आ गया, गुणे में है तो
भाग में आ गया। अब 7 से 21 को काट लो, 7 या 21, तो y का मान आ गया आपका 3। 3 यानी कि 3 नहीं 3 समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखो समझ, टेंशन नहीं लेना है जिसको समझ में नहीं आएगा। y का मान निकल के आ गया, x। ऐसे वाले मैं और सवाल करवाऊंगा बच्चों, धीरे धीरे ऐसा मैं सोचना सब पहली बार में समझ में आ जाए। जिनको नहीं आ रहा होगा दिक्कत की कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे मैं बहुत से सवाल करवाऊंगा। आपको टेंशन लेना है, आपको बस धैर्य रखना है, पेशेंस, धैर्य रखना है और आराम से समझना है, ठीक है? घबराना नहीं, बोले हम नहीं पढ़ते तो बोले हमको नहीं पढ़ना, ऐसा मत करना, ठीक है? तो y का मान कितना निकल के आ गया 3। इतना जिसको समझ में आ गया और आगे समझ, जितना समझता है बच्चों समझते जाओ, एक समय आएगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हमको भी पहली बार में समझ नहीं आया था भैया, हम तो आज गणित पढ़ा रहे हैं। देखो अब y का मान 3 आ गया बच्चों। अब इस y के मान को आप ऊपर जो 2 लिखे रहते हैं ना, आपका जो सवाल रहता है, सवाल ही तो रहेगा ना, आपको जो सवाल लिखा रहेगा क्वेश्चन, यहाँ से तो हल शुरू हुआ था, तो जो सवाल लिखा रहेगा उन दोनों में से आपको जो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है का मतलब सुंदर नहीं बोल रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा है का मतलब जो सरल लग रहा होगा, सरल कौन सा लग रहा है ऊपर वाला, तो उसको लिख लो। और आपका y का मान जो निकला है उस y की जगह रख दो। अब y का मान है तो x की जगह थोड़ी ना रखोगे, y का मान है y की जगह रखोगे ना, तो 2x प्लस y का मान कितना है आपका 3। देखो y का मान 3 है तो y की जगह क्या रख देंगे हम लोग 3 बराबर 5। अब इसको हल कर लो। अब ऐसा 8वीं कक्षा में आपने पढ़ चुके हो, कैसे करते हैं, धन 3 को उधर भेजेंगे, तो धन 3 है तो उधर जाके ऋण 3 हो गया, पक्षांतर करने पर बोलते हैं उसको। तो 2x बराबर 5 में से 3 गया 2। अब 2 x के साथ गुणे में तो उधर जाके भाग, सॉरी गुणे में तो भाग में चला गया, फिर 2 एकम तो x बराबर 1 आ गया। तो x का मान 1 आ गया, y का मान 3 आ गया। तो ये था बच्चों सवाल। जिसको नहीं आया होगा समझ में, टेंशन मत लो बच्चों, मैं फिर से एक दूसरा गणित पकड़ के पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? जब तक इसको उतार रहे होंगे तो उतार लो, मेरा मोबाइल चार्जर, एक मिनट बच्चों। हाँ देखो बच्चों, नया सवाल है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है बच्चों, ये सवाल है। हाँ देखिए, अब मुझे बताइए, आपने पढ़े हैं और मैंने पढ़ाया भी हूँ आप लोग को, यहाँ x का गुणांक क्या है? गुणांक का मतलब फिर वही बात आ गई, गुणांक। तो गुणांक का मतलब जो चिपका हुआ रहता है। x का गुणांक क्या है बच्चों? 2 है। गुणांक का मतलब जो चिपका हुआ है, गुणांक का मतलब जो उसके साथ गुणे के रूप में है। तो x के साथ कौन है गुणे में? 2 है, तो x का गुणांक 2 है। y का गुणांक कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। 3 तो बोलना मत, -3 बोलना, ठीक है बच्चों? अब मुझे बताओ यहाँ x का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? तो जिसको लग रहा होगा सर शून्य है, तो ऐसा नहीं बच्चों, वो x के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, क्योंकि यदि शून्य रहता, क्या रहता? यदि शून्य रहता तो x शून्यम शून्य, वो पूरा शून्य हो जाता फिर, तो है कि नहीं? वो पूरा शून्य थोड़ी कि ना, वो तो x है ना। तो जब किसी के सामने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वहाँ 1 लिखा हुआ है। आप चाहे तो लिख सकते हो यदि आपको दिक्कत जाती है तो, नहीं तो मन में ही रखो कि वो 1 है करके, ठीक है? हल। तो सबसे पहले आप लोग सवाल को ही उतार लो, जैसे का वैसा। कठिन लग रहा होगा ना, मैं सवाल नहीं उतारता। अभी तो मैं विधि विधान बता नहीं रहा हूँ, देखो विधि समझ लो। यहाँ x के सामने क्या है? 2, तो 2 का गुणा सब में करने वाले हम लोग, इतना तो समझ में आ गया होगा, मैं कर भी देता हूँ गुणा। इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है ना बच्चों, ठीक है? तो 2 का गुणा जब 1x में करोगे तो मतलब 2 एकम 2x की x। इसमें भी करो, y के साथ मत करो, उसके सामने जो है इसमें करो, 2 एकम 2, y है तो y। ऐसा नहीं कि 2x का मत कर देना, नहीं तो बोले 2 का x में करे तो 2x पे स्क्वायर, इसमें करे तो 2xy, ऐसा मत करना। सिर्फ जो गिनती है ना बेटा उसका गुणा करना है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी सिर्फ जो गिनती है ना उनमें गुणा करना है आपको। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। और यहाँ y था तो हमने भी y लिख दी, यहाँ x था तो हमने भी x लिख दिया, ठीक है? उसके आगे दिमाग मत लगाना। आगे आओ बच्चों, देखो 2 का गुणा ऊपर सब में कर दिया हमने।
अब इसने तो उधर गुणा कर दिया, अब इसका भी तो कोई फर्ज बनता है ना। अब इसके एक का गुणा हमको नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर इसका ही गुणा इसमें क्यों कर रहे हैं? जिसको गायब करना है ना बच्चों, जिसको आपको गायब करना है उसका ही गुणा करना पड़ता है। यदि आपके मन में आ रहा होगा 3 का गुणा सब में कर देता हूं मैं और उसके 1 का गुणा सब में कर देता हूं, तो आपने तो इस बार y के गुणांकों का गुणा कर दिया आपस में, तो ऐसे में y गायब हो जाएगा। कौन गायब हो जाएगा? y। तो अधिकतर बच्चे x को ही गायब करते हैं, तो आप लोग भी x को ही करो। बाकी आगे मैं बताऊंगा, कभी कभी तो गुणा भी नहीं करना पड़ता, सरल तरीके से हो जाता है। तो पहले हम जब सीख रहे हैं शुरुआती तौर में तो धीरे धीरे आराम से, तो 2 का गुणा सब में कर दिए। अब ऊपर के नीचे के ऊपर जो 1 है इसका गुणा सब में कर दो, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2, 1 का 3 में करो 1 तिया 3, माइनस है तो माइनस, y है तो y। सिर्फ गिनती में करो बस, बाकी सब चीज़ तो जैसे का वैसा छाप दो, बस गिनती का करो। 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, सब गिनती का गुणा करें। बाकी चीज माइनस था तो माइनस लिख दिए, y था तो y, x था तो x लिख दिया, ठीक है। सिर्फ गिनती, यहाँ पर गिनती क्या है 1, और यहाँ पर जो गिनतियाँ हैं उनमें गुणा करें हैं, मैं ये बता रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं। इस 1 का गुणा 2 में करें, 3 में करें और 4 में करें। अब मेरी बात, काम की बात सुनो, कभी भी किसी में 1 का गुणा करो तो कोई फर्क पड़ता है क्या बच्चों? नहीं, इसीलिए उसको जैसे का वैसा ही लिख दिया हमने। जैसे का 1 का गुणा जैसे को, अच्छा देखो दोनों सेम टू सेम ही होगा, तो जब 1 का गुणा करते हैं तो उसको जैसे का वैसे ही लिख देते हैं। आगे आओ बच्चों, अब यहाँ पर लाइन खींच देंगे हम और नीचे वाले का चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह क्यों बदल रहे हैं बच्चों? क्योंकि 2 के सामने तो प्लस है और इसके सामने प्लस है, तो जुड़ जाएगा ना। क्या हो जाएगा बच्चों? जुड़ जाएगा। इसलिए हमने क्या काम करें, इसके सामने माइनस लाना पड़ेगा यार, और इसके सामने माइनस आ जाएगा तब तो ये कट जाएगा, क्योंकि वो प्लस और एक माइनस। तो इसके सामने माइनस लाने के लिए हमने सब में माइनस का गुणा कर दी। इसमें माइनस का गुणा करो, तो इसके सामने प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब भी हम सब में माइनस का गुणा करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये कट जाएगा क्योंकि वो प्लस में और ये माइनस में। अब 2y और 3y को जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो याद रखना 3 के सामने आपको एक माइनस भी दिख रहा होगा और एक प्लस भी दिख, ये माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, ये खत्म हो चुका है, मर चुका है, क्योंकि नया चिन्ह आ चुका है प्लस। तो 2 के सामने प्लस, 3 के सामने भी प्लस है, तो 2y और 3y 5y। और 10 और 4 को घटाएंगे क्योंकि इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया 6, बड़ा 10 है तो धन, ठीक है। अब y बराबर कितना हो गया? 6/5, तो ये आ गया y का मान। अब हमको ऐसे ही करके x का मान निकालना है। किसका निकालना है? x का। तो इस y के मान को मैंने क्या बोला था बच्चों, जो भी सरल लग रहा होगा उसमें रख दो। जाहिर सी बात है ऊपर वाला सरल लग रहा है, x + y = 5, तो ये 6/5 को रख दो। x की जगह रखेंगे, y की जगह रखेंगे? y का मान तो y की जगह रखेंगे। 6/5 = 5। अब x बराबर, ध्यान से सुनो बच्चों, ये x के साथ में धन में है तो उधर ऋण में जाएगा। ऐसा मत करना 5 में 25 और 6 की 6/5 को लोग 5/6 भेज देंगे, वैसा नहीं करना है। ये धन में है तो उधर जाकर ऋण में। अब इसको कैसे हल करते हैं बच्चों? ध्यान से देखो, 5 25 और 25 में से 6 गया, ऐसा करो तो समझ में आया कि क्या बोल रहा हूँ मैं? आपने ऐसे वाले सवाल बचपन में पढ़े हो ना, ऐसे वाले 3 आ 5 15 और 2 17 बटे में 3 है तो 3, वैसे ही करना है आपको यहाँ पर भी, ठीक है। 25 और 25 में से 6 गया 19/5, ये आपका आंसर आ गया। x का आ गया और y का भी आ गया, ठीक है। तो कल भी हम पढ़ेंगे इसके आगे विलोपन विधि बच्चों। आज चार्जिंग कम लग रही कैमरे की, तो ठीक है, मैंने बहुत सारी विधि पढ़ा चुका हूँ। आप अपने बुक की कुछ विलोपन विधि को हल करें, ठीक है। बाकी कल भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए सफिशिएंट है। बाय बाय।